Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our संकल्प सीरीज जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं AFM के टॉपिक शेयर कैपिटल के बारे में और हम उसकी आज बेसिक एंट्रीज को समझेंगे. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, शेयर कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में पूछा गया है और बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा सिंस दिस टॉपिक इज कवर्ड अ लॉट इन द एग्जामिनेशन. And at the same time, since you're preparing for this exam, one particular thing that I can say is कि आपको अगर previous year questions देखने हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा requirement रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक गिवन है, उस लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी हमारी कोर्सेज की डिटेल्स. मतलब हमारी ना PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आपके पास ना पिछले 2023 मई से लेकर अब तक के जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं, जैसे AFM के IE एंड IFS है, सबके ही मिल जाते हैं खैर. बट अगर आप हमारे पेपर को देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको आराम से उसमें मिल जाएगी. बस आपको करना क्या होगा, यू जस्ट गो हैव टू गो टू आर वेब, यहाँ डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे और वो फ्रीली अवेलेबल है, PDF की फॉर्म में है, डाउनलोडेबल है. सो उसके अंदर आपको ना क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा और उसके साथ की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी. So if you're preparing for this examination, then please go ahead and look forward towards this specific area. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. हम आज बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की. शेयर कैपिटल होता क्या है? शेयर कैपिटल आई कैन से दैट्स द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट. बेसिकली क्या होता है, जब आप जो पैसा बिजनेस के अंदर आप डालते हो उसको आप क्या देते हो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स डाल देते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, खैर हमारे तो दोनों ही मानते हैं उसका हिस्सा है. तो इक्विटी इज बेसिकली ओनर फंड और प्रेफरेंस शेयर्स भी एक तरह के ओनर्स ही मानते हैं. दो आप इसको डिबेटेबल पॉइंट बोल सकते हो, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे कंट्री में देखिए दो तरह के शेयर्स हैं. एक होते हैं जिनने एक बार पैसा डाल दिया, जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक इनका पैसा वापस नहीं आता. इनका पैसा वापस तब आएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेट हो रही है और लिक्विडेशन के समय कुछ बच गया तो, मतलब देयर मनी रिमेन्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ. Now, there are certain kind of other shareholders which do not really want that voting right and everything. They don't really want it. They just want उनको dividend उनको एक specified मिल जाए बस. Equity shareholders left over पर चलते हैं तो इनको मोटा पैसा मिलता है अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है, right? तो if the company makes good fortune, these people really earn a lot and there's no limit to it. उनको पैसा मिलता जाता है, उनके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है. प्रेफरेंस शेयर्स वो है एक तरह के ना, ये भी एक तरह के लेंडर ही है. ये लोग प्योर ये शेयर होल्डर्स नहीं है. कैसे? इनका शेयर के अंदर ये पैसा डालेंगे, हमारे कंट्री में ये रिडीमेबल होते हैं, यानी 20 ईयर्स के अंदर अंदर आपको इनको पैसा वापस करना ही करना है. राइट नाउ वी इंक्लूड देम, बट अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो IFRS डजंट इंक्लूड देम इन दिस एरिया, बिकॉज यू आर इफ यू आर हैविंग प्रेफरेंस शेयर, मान लीजिए 10 साल तक के ये आपने रखे हुए हैं, 10 साल का तक का है तो वो तो एक तरह का लोन ही हो गया. तो 10 साल का लोन लिया, पे ऑफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. हाउ आर दे पार्ट ऑफ योर शेयर्स, राइट? हाउ आर दे पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर फंड्स? वो ऑर्गेनाइजेशन के ओनरशिप के हिसाब से तो वो नहीं बैठता ना. ओनरशिप तो वो है ना जो अंत तक साथ चले, तो वो इक्विटी तो बैठता ही है. तो प्रेफरेंस शेयर बेसिकली आई वुड से हाइब्रिड सिक्योरिटीज हैं. सो व्हाट हैपेंस इज ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी शेयर इशू कर सकती है. अगर वो कोई भी शेयर इशू करती है तो अब ये जो चीज मैं प्रोसेस करा रही हूँ ना, प्लीज इसको आज के टाइम पर ना, मतलब डोंट इंक्लूड इट विद द डीमैट अकाउंट सिस्टम दैट वी यूज. डीमैट सिस्टम बहुत अलग चलता है. अगर मेरे को आज किसी कंपनी का शेयर कर खरीदना है, मैंने क्या किया होगा, मैंने अपना जिस भी पर्टिकुलर जगह से मैं बाय करती हूँ, पीपल आर राइट नाउ यूजिंग अ लॉट ऑफ एप्स एंड ऑल ना, तो आप कहीं से भी अगर आप शेयर बाय करते हो तो अपने शेयर खरीदा, अपने पैसे दिए, शेयर आपके पास आ गया, बात खत्म हुई. लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था. लोग पहले शेयर के लिए अप्लाई करते थे. पहले वो अप्लाई करते थे, फिर क्या होता था कि लोगों को वो शेयर अलॉट होते थे. फिर आप बोलते थे कि अगली अगली, मतलब इंस्टॉलमेंट्स बन जाती थी. ऐसा नहीं है कि हम जो एक बारी में पे कर देते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं है उसमें ना. फिर होती थी कभी कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी होती थी, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो जाती थी. मतलब डिपेंड करता है कितनी कॉल्स रख रहे हैं. फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल रख रहे हैं. मैक्सिमम 4 to 5 कॉल्स तक का रखते थे और 3 3 महीने के आसपास में आपको वो पेमेंट करनी होती थी. तो मतलब 10 रुपए को आपने
डिवाइड कर दिया है 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स के अंदर। तो दिस एन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ कोर्स। अब लोग को पहले पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आप पैसे पहले नहीं दोगे और सामने वाले को आपका नाम कैसे पता चलेगा? सो आई कैन से कि यस, पहले लोग अप्लाई करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन पता चलती थी, और एक बार कंपनी के जितनी उनको शेयर होल्डिंग चाहिए, कंपनी बेसिकली रिक्वायर्स अराउंड 90% ऑफ द अलॉटमेंट हैज टू बी टेकन अप, तभी हम मानते हैं कि वो हमारा कंप्लीट होगा। तो जब 90% आपका पूरा हो जाएगा ना, तब जाकर हम मान सकते हैं कि वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब वो बोलते थे कि हमारी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गई, नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू कैपिटल। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो पर चलते हुए दीज पीपल डू व्हाट, यहाँ पर वो लोग जो एंट्रीज करते थे वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आज से। अब जैसे कैसे कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव लोग अपना शेयर के लिए अप्लाई करते थे, और जिस समय अगर ज्यादा शेयर आते थे, ओवर सब्सक्राइब होता था, उस समय पर कंपनी के पास दो ऑफर्स हैं। या तो वो जो भी ओवर पैसा आया उसको वापस कर देंगे, या वो क्या कर देंगे कि ठीक है, अगर हमारे पास ज्यादा आ गया है तो हम ना आपका, आपने तो एक आप एक ही इंस्टॉलमेंट पे करी है, बाकी इंस्टॉलमेंट्स तो बाकी है ना। वो बोलेगा हाँ जी। तो कहता जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया हुआ है वो मैं अगली अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देता हूँ। बंदे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको बार बार पैसे तो नहीं देना पड़ रहा ना। तो दिस इज समथिंग जो इस पूरी प्रोसेस में चलता है। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग दोज टॉपिक्स। ये कहते हैं जब किसी कंपनी के गुड प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, रेप्यूटेड डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते थे। लेकिन नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही आप वो पैसा अलॉटमेंट और बाकी सब में मूव कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली 90% ऑफ द इशू। जितना आप इशू करते हो उसका 90%। राइट, सो दिस इज हाउ दे टॉक अबाउट इट। इसका बेसिस क्या है अलॉटमेंट का? वो लोग कह देते हैं कि आपके पास एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लोग पोस्ट इशू जो होता है वो मर्चेंट बैंकर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, ये फेयर अलॉटमेंट करते थे। कैटेगराइजेशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर जैसे आप जितने आपने शेयर अप्लाई किए आपको उतने ही शेयर मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं तो आपके पास दो सिचुएशन है। मान लीजिए 1,20,000 आपके पास लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो होगा या तो 1 लाख शेयर दे दोगे आप जितने आपके पास हैं अलॉटमेंट के लिए। अगर आपको अथॉरिटी ही 1 लाख तक की है तो आप उसके ऊपर नहीं दे सकते, नो मैटर लोग आपको कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर है तो 1 लाख ही मिलेगा, और बाकी 20,000 को हम उनके पैसे वापस कर देंगे। एक सिचुएशन होती है ये। एक होता है ये जो 1,20,000 वालों ने अप्लाई की है, इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया है ना, तो कहते हैं ये जो एक्सेस 20,000 शेयर पर पैसा आ गया है, शेयर ना तो उनको बोलो अगली अगली इंस्टॉलमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। सो दैट कैन बी प्रो राटा। दिस इज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो अगर आप ज्यादा रिसीव कर लेते हैं देन यू अप्लाइड, जितना आपको ओवर सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से आने वाले एरिया में हम उसको डाल देते हैं। अब जैसे शेयर का पेमेंट का क्या सिस्टम होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल मनी होती है। एप्लीकेशन इज बेसिकली जब आप कोई शेयर अप्लाई करते हो, उसके बाद शेयर अप्लाई करने के बाद उसका आपको नाम पता चल गया कि अब ये वाला पर्सन है, हमने इसको इतने शेयर दिए हैं। फिर कंपनी कॉल करती है कि सर अगली कॉल का टाइम हो गया है, आप अलॉटमेंट के पैसे दे दो। सर कॉल मनी का टाइम हो गया, आप अगले पैसे दे दो। तो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होती हैं। अब जिन भी कंपनीज के केस में 100 CR से मोर का अमाउंट होता था, तो उनके पास दे के लुक फॉरवर्ड टू 12 मंथ रिक्वायरमेंट में बी वेट, कि आपको 12 महीने में वो पूरा नहीं करना, आप उससे ऊपर भी ले जा सकते हो। नॉर्मली 12 महीने में ही आपको पूरी अमाउंट रिकवर करनी होती थी। अब जैसे मान लेते हैं मिनिमम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं। अगर एक आईपीओ कर रहे हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज वहां पर कंपनी का 10,000 to 15,000 की वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज के समय पे क्या है कि कोई भी कंपनी अगर पहली बार सेबी पर जाती है, तो ये हमारी बुक के पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। जो सेबी कहती है कि अगर आप कोई भी कंपनी अपना वो आईपीओ लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर पर है, आप पहली बार कंपनी को लोगों को बोल रहे हो कि आप हमें पैसा दो, तो क्या होगा कि जो कंपनी है उसका इशू का 90% जब पूरा हो जाएगा तभी वो जितना पैसा आ गया है तब तक वो बैंक अकाउंट में अलग रखते हैं, कि अगर नहीं हुआ 90% तक तो वापस करने पड़ जाएंगे। तो अगर वो पूरा हो जाएगा तो ये पैसे अब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है। दिस इज हाउ दे नोट दिस डाउन। अब मैं अगर किसी कंपनी की शेयर में अप्लाई करूं, उन्होंने ना इंस्टॉलमेंट्स के नाम दे दिए हैं। पहला दे दिया कि शेयर एप्लीकेशन है, दूसरा दे दिया कि शेयर अलॉटमेंट है, तीसरा उन्होंने जैसे मान लीजिए तीन ही मान लेते हैं हम।
उसको उन्होंने बोल दिया शेयर फर्स्ट कॉल, और वही फाइनल है तो उसको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह दिया। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स देखी। 10 रुपए नॉर्मली इसकी फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया आपका 5, यहाँ पर आ गया आपका 4, और यहाँ पर आ गया 1। तो इस तरीके से हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में लोगों से पैसे मंगवाए। याद रखिए, सबसे पहले इंसान पैसा देगा तभी आपको लगेगा कि अरे ये हमारे शेयर लेने के लिए सीरियस है। नहीं तो आप मानोगे क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदना भी चाहता है कि नहीं चाहता। वो तभी आपके लिए मतलब एक सीरियसनेस दिखेगी ना, जब वो सही में पैसा लेके खड़ा होगा। तो ये सबसे पहले इंसान आपको पैसे देगा, यानी आपके बैंक बैलेंस में, कंपनी के बैंक बैलेंस में पैसा आएगा। और टू शेयर एप्लीकेशन, मान लीजिए 10,000 शेयर्स के लिए हम लोगों ने कर दिया अप्लाई, तो 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज, यानी 50,000 रुपीज हमको रिसीव होने वाले हैं ऑन आर एप्लीकेशन। कंपनी को पहले रिसीव हो गए। अब जब ये इनको लगता है कि वो एप्लीकेशंस आ गई हैं, पहले एप्लीकेशन एक्सेप्ट होएगी, फिर उनको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में कि जी पैसे पूरे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो सब्सक्रिप्शन था वो कंप्लीट हो गया, फुली सब्सक्राइब हो गया है। तो दिस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू आर व्हाट दिस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू आर कैपिटल अकाउंट। तो हम सेकेंड जर्नल एंट्री जो करते हैं वो ये है, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो अपने अमाउंट को फर्दर ट्रांसफर कर रही है। और वो कहते हैं द रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस मस्ट बी रेफरेंस्ड इन द अकाउंटिंग एंट्री। भी आपको बताना होता है कि हाँ जी पूरा हो गया, कंपनी बताएगी ना हम इज्जत से पूरा कर गए हैं, हमारी एप्लीकेशंस उतनी आ गई हैं जितनी हमको चाहिए थी। वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड, अब आप क्या करोगे? अब आपके ऊपर है, अगर ज्यादा ही आप लोगों के पास में पैसा आ गया है तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करनी है। एक्सेस पैसा आ गया, उसको आने वाली कैटेगरीज, आने वाले शेयर अलॉटमेंट में आगे एडजस्ट कर दो, फिर फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दो। ज्यादा ही पैसा आ गया तो जितना पैसा बनता है रिसीव करके बाकी पैसा वापस कर दो। तो ये सब चीजें वहां पर चलती हैं। राउंडिंग ऑफ होता है कि कभी भी ना शेयर जो होते हैं ना ये आपके डेसिमल्स में नहीं दिए जा सकते, तो आप इनको राउंडिंग ऑफ नंबर पे रखो। और मिनिमम जो आपका है एप्लीकेशन साइज वो आपको बताना पड़ेगा कि इतने आ गए। तो आपके पास कई सिचुएशन होती है, या तो पूरे एक्सेप्ट हो जाओगे या फिर कुछ आपको रिजेक्ट करने पड़ जाएंगे, और कुछ प्रो राटा पर जा सकते हैं। प्रो राटा मतलब पार्शियल हम लोग उनको देते हैं, पूरे नहीं दे पाते तो हम उनको बोल देते हैं कि ये लीजिए हम आपको सारे नहीं दे रहे हैं, बट वी आर गिविंग अ फ्यू ऑफ दोज शेयर्स टू यू। ठीक है ना? ये भी हो गया क्लियर सबको? अब बारी आती है अकाउंटिंग फॉर सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस क्या होती है? अगर हमने बोला कि देखिए हम सारे शेयर तो आपके नहीं ले पाएंगे, वी आर गिविंग यू पार्शियल शेयर्स। अगर हम लोग कंपनी को बोल देते हैं कि पार्शियल शेयर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर आपने 1,20,000 के लिए शेयर मांगे हैं, हमारे पास है ही 1 लाख शेयर, तो आप क्या करना है? तो वो अब दो ऑप्शन है, या तो वो जो 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गया, जैसे अभी हम क्वेश्चन में करे थे ना, 5 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, और 1 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अगर किसी ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और अपने पास 1 लाख ही है, तो ऑब्वियसली मेरे एक्सेस शेयर सिर्फ 20,000 के हैं। तो 20,000 शेयर्स पर मुझे 5 रुपए है, कौन सा पूरे रुपए आ गए? तो इसका मतलब मेरे को ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया है, वो पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्यों हम सेटल नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं। तो अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, तो यानी 1,20,000 शेयर्स पर लोगों को पैसा आ गया, 1,20,000 इंटू 5, कंपनी को 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन के समय आ गए। लेकिन याद रखिए सरकार बोलती है ना, सेबी तंग करती है कि जितने पैसे बनते हैं उतने ही लो। तो 5 लाख, 1 लाख शेयर हमारे पास है, इंटू 5 किया। मैंने बोला कि देखो कैपिटल में तो 5 लाख ही जा सकता है, तो कहते हैं अब क्या करना है? कहते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है कितना है? कहते हैं 1 लाख रुपीज आया हुआ है। कहता है जरा मुझे एक देखकर बताओ अगली बार कितने रुपए देने हैं इनको। 1 लाख शेयर पर 5 तो आ गया, अब अगले 4 मंगाने होंगे। इसका मतलब हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पूरी बननी है वो बनेगी आपकी 4 लाख की। कहते ठीक है, फिर 4 लाख में से 1 लाख तो आप एडजस्ट कर दोगे ना, आप उसको बोल दोगे कि बाकी पैसे दे दे। कहते ये तो कर सकते हैं। तो जितने आपने एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आए हुए हैं दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो अमाउंट हो जाती है ट्रांसफर। कैन यू सी दिस पार्ट? यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि इधर आपको जितने रुपए बन रहे थे उसमें से आपके एप्लीकेशन अमाउंट ये रही, मतलब जितना आपके पास आया था, और बाकी आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इफ यू आर गिविंग द मनी बैक टू द पर्सन, देन दिस अमाउंट विल बी रिटर्न हेयर टू बैंक करके। यहाँ पर आप बोलोगे कि ओके दिस इज इट, अब ये जो एक्सेस पैसा आया हुआ था दिस विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली।
ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, कैन वी से इन दिस केस देर आर टू थ्री थिंग्स दैट आर हैपनिंग। नंबर वन इज कि जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरा बना रहे थे, तो एक पॉइंट आ जाता है कि ठीक है आप एक काम करो, आप ना इस पैसे को रिफंड कर दो। रिफंड यानी, और वो रिफंड भी जल्दी करना पड़ता है, बिकॉज इन द सेबी डजंट रियली अलाउ एनी काइंड ऑफ डिलेज बियॉन्ड 15 डेज। 15 दिन के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मतलब उनको लगता है कि आपने इतनी देर पैसा रखा क्यों है लोगों का। तो जितनी जल्दी हो सके आपको बस पेमेंट करनी होती है, कि उसके बाद इनके ना वो लग जाते हैं, एक पर्टिकुलर विंडो होती है जिसमें आईपीओ खुला होता है, उसके बाद अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर आपको तब भी वापस करने हैं। इस केस में भी अगर आपके पास एक्सेस वापस आ गए हैं तो आपको वो वापस करने हैं, और अगर आप ज़्यादा डिले करोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाता है। सो अगेन दिस इज अ लिटिल ट्रिकियर पॉइंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन नॉट बी जस्ट ब्लाइंडली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये एक मेजर पॉइंट इसका बन ही आता है कि आप इस चीज़ का ध्यान कैसे रख रहे हो। तो इस तरीके से व्हेन दे आर मेकिंग द बुक्स ऑफ एंट्रीज, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ना इस चीज़ के ऊपर ब्लाइंड होकर ना चलें। तो एक तो हो गया कि आप जितने आ रहे हैं उतने आप एडजस्ट कर दो, और अगली इंस्टॉलमेंट में भी आप आगे ले जा सकते हो। अगर इंस्टॉलमेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कुछ पाप नहीं है अगर आप कॉल्स तक भी ले गए, तो सेबी इसको तो अलाउ करती है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ और जो जुड़ाती है, वो ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे। देखिए, अगर हमारे पास ये कॉल्स और इन सब में आपने पैसा डाल दिया है, तो उसके बाद क्या दिक्कत है। तो जब तक, अगर पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि आपने उनकी कॉल्स में भी एडजस्ट कर दिया, कॉल्स में एडजस्ट करने के बाद भी बहुत पैसा बाकी है, तो क्या हो गया। फिर आप क्या करोगे, वो सारा का सारा पैसा वापस कर दोगे। मतलब एनी अमाउंट जो आपका बहुत ज्यादा बचा हुआ होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इफ द अमाउंट इज ह्यूज, दैट मीन्स इवन आफ्टर एडजस्टिंग इन द फर्दर allotment or even in the first calls, then what you do is you refund that money. There is no problem in refunding that money. So वो एक पॉइंट इसमें आ जाता है। देन हमारे पास आता है जो एप्लीकेशन मनी। आप उसका बेसिकली क्या करते हो, एप्लीकेशन मनी को टू शेयर कैपिटल आप भेज देते हो, जो रिजेक्ट हो गया उसको वापस कर देते हो, या फिर प्रोराटा बना लेते हो। और ये सेबी ट्रैक रखता है इसका, बस यही एक मेजर पॉइंट है इसका जो प्रैक्टिकली आपको देखना होगा। सो एवरीबडी यू हैव गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर ना, अच्छा एक पॉइंट इसमें, चलिए, एक जर्नल एंट्री है विच आई एम राइटिंग हेयर टू लेट यू नो। उस जर्नल एंट्री को कहा जाता है, जैसे आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी, नाउ यू विल बी आस्किंग पीपल टू पे फॉर अलॉटमेंट, दैट इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट टाइम पैसा आएगा तो आपको लोगों के नाम पता चल जाते हैं। फिर आप कॉल ड्यू करते हो दैट एवरीबडी, आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई है। जब भी कोई कॉल ड्यू होगी फिर लोग पे करेंगे। तो याद रखिएगा, अलॉटमेंट यानी आपका एक इंस्टॉलमेंट का नाम है। तो वो इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू होगी, और जब रिसीव होगी तो आप यहाँ पर लिख दोगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये लोग क्लियरली इस तरीके से इसको बना देते हैं, विच मेक्स द एंटायर थिंग आई वुड से वेरी इजी, बिकॉज आपको पता है कि हर एक चीज, इसके बाद सिर्फ पहले एप्लीकेशन में पैसा आता है, फिर आप उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। लेकिन इसके बाद वंस दिस एप्लीकेशन मनी इज रिसीव, उसके बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर, अब सबको वो रिमाइंड करा है कि सर आपने पैसे देने हैं, सर आपने भी पैसे देने हैं, सर आपने भी पैसे देने हैं। सबको उन्होंने ड्यू कॉल कर देनी है कि सर आपके ना पैसे ड्यू हो गए हैं। अब एक बार पैसा ड्यू हो गया तो उसके बाद क्या दिक्कत है, वंस द मनी इज ड्यू, देन ऑल यू नीड टू डू इज रिमाइंड देम कि आपने पैसे देने हैं। आपने रिमाइंड दे दिया, अब वो पैसे देंगे। वंस द पीपल पे द मनी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी एक बार उसने पेमेंट कर दी, आपका वो अकाउंट क्लोज हो गया। जो आपने अकाउंट खोला था वो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इस चीज को बनाते हैं। अब जैसे आपकी अलॉटमेंट के साथ में होता है, वैसे ही आपकी फर्स्ट और फाइनल कॉल, जितनी मर्जी कॉल्स ऐड कर लो। पहले आप ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल का भी जब आप ड्यू करोगे तो यही सेम चीज है, सेम 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 पॉइंट हर जगह आएगा। बस फर्क है कि उसका इंस्टॉलमेंट का नाम आपको लिखना है और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। जितनी की अमाउंट होगी वो आपको कर देनी है। जब वो पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट, यू हैव टू स्पेसिफाई ये इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई है। इस तरीके से आपकी वो जो जर्नल एंट्री है वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स थे ना हमारे इस केस में, अगर फर्स्ट कॉल को हम मान लेते हैं, अलॉटमेंट का हमने मान लिया 4 रुपीज, हमने अलॉटमेंट के माने थे। अगर मैं उस पॉइंट पे जाऊं जहां पर मैंने 5, 4 और 1 कहे थे आपको, तो अगर हमारे पास में वो 1 लाख शेयर है, तो इसका मतलब 4 लाख रुपीज तो लोगों ने अलॉटमेंट में देने थे।
ठीक है, 4 लाख एंड 4 लाख हो जाएगा, अलॉटमेंट में रिसीव भी उतना हो जाएगा। फिर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा, बचे हुए 1 लाख, बचे हुए 1 लाख जब रिसीव कर लोगे तब भी 1 लाख एंड 1 लाख वो बोल देते हैं कि कितने शेयर हैं जी, के बोल दो जी 1 लाख शेयर है, और कितने रुपए का है जी, अब 1 रुपी रह गया लास्ट का। तो इस तरीके से अब ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही हो सकता है। कुछ कंपनीज एक इसके बाद फर्दर कॉल्स भी रख लेती हैं, बट नॉर्मली आपके पेपर के अंदर कॉल्स को लेकर वहां पर वो बोल देते हैं कि आप बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इससे फिर बनाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस एंटायर पोर्शन इन टर्म्स ऑफ योर प्रेप। गॉट द आइडिया एवरीवन? आई होप ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आपको आइडिया हो गया होगा कि है तो ये बहुत इजी सा ही टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर बस आपको याद क्या रखना है, सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले लोग अप्लाई करते हैं शेयर, व्हेन पीपल अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ कोर्स ईदर देयर शेयर होल्डिंग दे विल गेट इट और दे माइट नॉट। दोनों चीजें हो सकती है ना, कि हो सकता है उनको शेयर मिल जाए और हो सकता है उनको वो शेयर ना मिले। तो अगर उनको वो शेयर नहीं मिला तो उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर उनको वो शेयर मिल गया तो उस केस में क्या होगा, फिर आप बोलोगे अगली कॉल आपने कब देनी है। तो आप उनसे कॉल्स मांगेंगे। अब जिस जिस हिसाब से वो पर्टिकुलर पर्सन पैसे देते जाएगा, आप उसकी कॉल्स को रिसीव करते जाते हो। अब इसके बाद ना एडवांस लेवल पॉइंट सिर्फ ये बन जाते हैं कि ना कई बार लोग पैसे नहीं देते। अगर पैसे नहीं देते तो हम उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। व्हेन द पर्सन इज नॉट पेइंग वी कॉल इट द कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ। कॉल्स इन एरियर्स यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर पैसे नहीं देता जिस समय आप कॉल करते हो, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। और अगर कोई समय से पहले ही पैसे दे दे तो हम उसे कह देते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये सबसे कूल तरीका है, बिकॉज इन दिस केस द पीपल वर वेरी मच आई वुड से कंफर्टेबल कि ठीक है हमने पहले पैसे दे दिए हैं, तो लोग कई बार पहले पैसे भी दे दिया करते थे। बट अब ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा एवरीवन, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, आपने उसको 2 बार रिमाइंड करवा दिया, 3 बार रिमाइंड करा दिया कि सर पैसे दो पैसे दो, उस पर्टिकुलर पर्सन ने पैसे नहीं दिए, फिर क्या होगा? हो सकता है ना वो पर्टिकुलर पर्सन पैसे ना दे। इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट पेइंग द मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल द ऑर्गेनाइजेशन डू इन दिस केस? बताइए। इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग द मनी तो क्या होगा? फिर आप बोलोगे ठीक है, अब आपने अगर पूरे पैसे नहीं देने हैं, आप क्लियर ना इस पर्सन इस चीज को लेकर, वो पर्सन कहता है हाँ मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, या वो पर्सन ट्रेस ही नहीं हो पाया, तो आप अगर 5 रुपए आए 6 रुपए आए उसके बाद वो पैसे ही नहीं दे रहा, फिर आप क्या करोगे? इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग द मनी देन व्हाट यू विल डू इज बेसिकली सिंपल सी बात है, अब वो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर नहीं रहता। अगर कॉल्स इन एरियर्स हो जाए और कंपनी को लगे कि ये शेयर नहीं दे रहा, तो हम उसके शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। वी कॉल इट फोर फीचर। फोर फीचर यानी अब जब भी हमारी कंपनी का होल्डर था, अब हम उसका नाम हटा देंगे और जितने रुपए उसने दे दिए ना, हम ये रुपए वापस भी नहीं करेंगे। आई नो मेनी पीपल फील कि ये तो बड़ा अनफेयर है, लेकिन ये फेयर हो जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को इतने मौके दिए होते हैं कि भैया आप पैसे दे दो। अगर वो कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए आपका शेयर, तो उस केस में आप क्या कर लोगे? तो जो जितना पैसा कंपनी को मिल चुका होता था ना, वो उतने रुपए जो थे वो कंपनी अपने पास रख लेती थी और ये शेयर अब किसी और को इशू कर देती थी। उसे कहते हैं शेयर फोर फीचर। लोग अगर कंपनी खुद से गुस्सा होकर शेयर खत्म करती है, उसे शेयर फोर फीचर कहते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद से आकर कह दे कि भैया मेरे को इस कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट टू बाय द शेयर, दिस इज शेयर सरेंडर। अगर पर्सन खुद करे तो शेयर सरेंडर, अगर कंपनी बोल दे तो शेयर फोर फीचर। सो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजीज चलती थी। अब इनके इनमें से बहुत सी टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट अकाउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। अब अच्छा, जो शेयर्स होते हैं ना, अब याद रखिएगा, हमारे कंट्री के अंदर डिस्काउंट पर इशू होते ही नहीं है। ये रूल है कि हमारे कंट्री के अंदर जो शेयर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू बी इशूड ऑन डिस्काउंट। उसके पीछे का रीजन ये है कि मतलब हम लोग कहते हैं कि या तो प्रीमियम पर जा रहे हो, या फिर 10 रुपए का शेयर तो 10 रुपए से ऊपर, या तो 10 रुपए का, इतना आपको उसको रखना ही होगा। तो इस तरीके से ये अलाउड नहीं था। बट देर आर सर्टन केसेस जहां पर हमें ये डिस्काउंट पर इशू करने अलाउड है। तो दैट इज वन पर्टिकुलर हाईलाइट पॉइंट। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एट अ डिस्काउंट? एंड गुड पार्ट, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 2025 के अंदर कुछ इसी पैटर्न पर क्वेश्चन था, rather I would say similar wordings पर ही था। If a company is newly incorporated, if the company is facing financial difficulties, or if the shares are issued as a sweat equity, or if the shareholders approve by share special share resolutions, everybody क्या होगा इसका आंसर?
डिस्काउंट पर वैसे तो मैंने भी बताया कि 2013 के एक्ट के बाद से मना कर दिया गया, इससे पहले एग्जिस्ट करता था डिस्काउंट पर, उसके बाद नहीं करता था। अगर कंपनी न्यू बनी है तब तो वैसे भी डिस्काउंट वाली चीज नहीं आती। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आप सस्ता शेयर क्यों दोगे किसी को? और स्पेशल रेजोल्यूशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी शेयर होल्डर को खून पसीने के मतलब लिए हम उसे बोलते हैं कि अच्छा तुमने इतना टाइम दिया है कंपनी को, लोग देते हैं कंपनीज को इतना इतना टाइम, तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी कंपनी को इतना ज्यादा टाइम देता है, हमारे जो एम्प्लॉयज हो गए या हमारे डायरेक्टर्स हो गए, तो कंपनी उनको रिवॉर्ड करती है, उनको बोलती है कि सिंस यू हैव गिवन योर हार्ड अर्नड, आई वुड से आपका हार्ड अर्न मनी भी कंपनी में लोग लगा देते हैं अब तो इक्विटी शेयर्स देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनको कुछ तो आप रिबेट दो ना। एक तो इन्होंने इतने कंपनी के लिए इतना काम करा है, तो उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनीज हैं वो आपको शेयर दे देंगी सस्ते दाम पर। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी वेर यू हैव वर्कड सो हार्ड, वहां पर आप उसके शेयर होल्डर बन सकते हो। तो दैट इज हाउ यू डिफाइन दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर, राइट? गॉट द आइडिया एवरीवन? ओके जी। अब ये बात हुई हमारी इसकी, ठीक है? तो शेयर्स स्वेट इक्विटी के केस में ये अलाउड है, बाकी किसी के केस में अलाउड नहीं है, तो आंसर इज सी। नाउ कम्स अ कंपनी कैन forfeit its shares in which situation, यही हमने सेम चीज अभी की है। किस सिचुएशन के अंडर हमारी कंपनी के शेयर जो हैं वो हम किसी को इशू कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द पॉइंट? सॉरी, फोर फीट कर सकते हैं, फोर फीचर बोल रहे हैं ना हम। फोर फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर फीचर हम किस केस में कर सकते हैं? अगर हम फोर फीचर की बात करते हैं, व्हेन द शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, व्हेन द शेयर होल्डर सेल्स his shares in the market, when the company decides to reduce its capital, and shares once issued cannot be forfeited under any condition। हम लोग बोलते हैं शेयर फोर फीचर का बेसिक मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के पैसे नहीं दे पाता है, तो एप्लीकेशन मनी तो हर कोई देगा ही, क्योंकि उसी के बाद उसका नाम नोट होगा। उसके बाद अगर कोई भी नहीं देता है तो हम उसके शेयर फोरफीट कर सकते हैं। तो आंसर बन जाता है इसका ए, कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ही फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, देन वी हैव द राइट टू डू दिस, right? So this is all about this specific topic. I hope ये particular topic आपको समझ में आए, इसके बेसिक जर्नल एंट्रीज का आपको आइडिया हो गया। और अगर आपके पास टाइम होगा तो हमारी बुक के अंदर अगर अगर आप वो बुक देखते हो, आपकी क्या कहते हैं, मैकमिलन की, उसमें भी इसका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इट्स जस्ट लिटिल ऑफ हायर लेवल, तो पहले ये बेस पक्का करके फिर उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ इफ़ आई लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टॉपिक, अगर आपको लगता है कि आपको इस कोर्स को और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एएफएम एक टॉपिक है जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, और उसमें हमें लगता है कि आई वांट टू गिव टाइम एंड खुद से नहीं पढ़ा जा रहा उतना, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्सेज देयर। हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, हमारा recently न्यू बैचेस भी लॉन्च हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट देयर, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर ना ये रहा आपके पास में JIB कोर्सेज। इफ़ यू ओपन अप द JIB कोर्सेज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा मास्टर कोर्स इस समय अवेलेबल है, ठीक है? मास्टर कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, कंसेप्ट क्लासेस हैं, सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड इनफैक्ट अभी हमारा बैच 5 भी आ चुका है फॉर द लाइव क्रैश कोर्स। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस कोर्स, देन प्लीज हरी अप एंड एनरोल योरसेल्फ। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, 2500 का ये कोर्स है, और यू कैन गेट द कोड, यूज द कोड JIB80, और ये कोर्स आपको मिल रहा है 80% ऑफ पर। और जबकि हमारे मास्टर कोर्सेज इस समय चल रहे हैं 75% ऑफ पर। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। प्लीज मेक श्योर अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर ले, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन को बहुत आई वुड से काउंटेड डेज ही रह गए, नवंबर बस आने को ही है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर रह जाएगा इसके बाद, और अक्टूबर इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आर ऐप जितनी जल्दी हो सके। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर प्रेप इन दैट वे, तो जितनी जल्दी हो सके जस्ट परचेज द कोर्सेज एंड स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। इफ इट वाज तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।